अब साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम संविधान के बारे में बात करेंगे कि संविधान पे जो स्थिति है वर्तमान में, और इस संविधान के हिसाब से जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इसको किस तरीके से मानेंगे, वो किस दिशा में जाएंगे, अभी वर्तमान में उनकी क्या परिस्थिति है और आगे किस दिशा में जाएंगे, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। और बाकी और भी कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में जो बच गए हैं, उनमें अलग अलग तथ्यों में आरएसएस की क्या दिशा होगी, उसके बारे में साथी चर्चा करेंगे। तो हम संविधान से चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, जो संविधान है हमारा, ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आरएसएस की सरकार है, इस सरकार का इस संविधान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ये आरएसएस इस संविधान को संविधान मानता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा है। आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से पूरा देश उनके कब्जे में है, जो इस संविधान को संविधान के रूप में स्वीकार नहीं करते। पहला ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा साथियों, इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इसकी प्रमुख अवधारणा है संविधान की, उस प्रमुख अवधारणा को ये पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। जिस पर हमला कर रहे हैं, जिस पर बहुत ही ताकतवर तरीके से चोट पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसको पलट नहीं पा रहे हैं, मगर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है। तीसरी बात साथियों ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है संविधान के अंदर, और जो संघीय ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के खिलाफ आरएसएस है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। और जो नया अभी संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन के अंदर धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा है, उसके सारे स्वरूपों को तोड़ दिया जाएगा। ये पक्का है, सुनिश्चित है। भवन बनने के पहले मैं इस वीडियो में घोषणा कर रहा हूँ। उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि हिंदू दर्शन के जो परंपरा है, हिंदू दर्शन की जो सोच है, एक धर्म का जो राज व्यवस्था है, उसका जो समझ है, वो उस पूरी नई संसद भवन के अंदर होगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसी तरीके से जो भी हमारे राजभवन हैं, जितने भी सरकारी भवन हैं, उन सभी के अंदर धर्मनिरपेक्ष की जो एक अवधारणा के हिसाब से उनका जो रहन सहन है, उस सारे स्ट्रक्चर को इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये सभी सरकारी भवनों में धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक इंक्लूड वो वहाँ पे मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के हिसाब से नहीं होना है। जो भी सरकारी संपत्ति है, वो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से चल रही। यहाँ तक कि अभी वो राफेल लेने गए थे, तो उसमें वो मिर्ची और नींबू का वो माला चढ़ा दिया। दुनिया ने देखा, दुनिया ने मजाक उड़ाया इनका। इस तरीके से साथियों, ये पूरी तरीके से जो ये धर्मनिरपेक्षता का स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ना चाहते हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। इससे एक बड़ी अराजकता पैदा होगी, और आने वाले समय में वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे। क्योंकि मुसलमान को और ईसाई को भाई नहीं मानते, उनको दुश्मन मानते, देश का दुश्मन मानते, विदेशी मानते हैं, विदेशी आक्रांता मानते हैं। ये आरएसएस खुले रूप में उनकी किताबों में लिखता है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को तोड़ने में वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ये खतरा हमारे सामने वर्तमान में है, और ये खतरा आने वाले समय में और तेजी से आने वाला है। संविधान के अंदर जो न्याय की व्यवस्था है, निष्पक्षता है, ये सारे जो मूल्य है उनको तोड़ रहे हैं। अभी सारे न्याय व्यवस्था को वो धर्म के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी बिल्कुल सरकार के जो साथ हैं, हिंदू दर्शन के साथ है, आरएसएस के साथ हैं, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार है। इसके अलावा जो लोग हैं, उनके तरीके से दुश्मन की तरह व्यवहार है। सांगठनिक संस्था है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का वो नंगे रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस भर का नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, सारी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो न्याय व्यवस्था है उसका, थाने से लेकर के कोर्ट तक
हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही दुखद है साथियों, बहुत ही बड़ा खतरा। हमारा जो स्ट्रक्चर है देश का उसको नष्ट करने में लगे हुए और आगे और बहुत तेजी से इसको नष्ट करने वाले हैं, जिस पर वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बाकी सब, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सबको उन्होंने तोता बना दिया, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। जितने प्रकरण इनके नेताओं के ऊपर चल रहे थे, उत्तर प्रदेश को तो सारे प्रकरण ही खत्म कर दिए, सारे मुकदमे खत्म कर दिए। जो इन्होंने अत्याचार करके जो दंगे फसाद किए, सारे मुकदमे खत्म कर दिए। अभी आप देखते हैं कि राम मंदिर का जो निर्णय आया, उसकी पिटीशन पढ़ के भी ये समझ में आता है कि उन जजों ने अपने जज के रूप में निष्पक्ष निर्णय नहीं दिया। ये पिटीशन में समझ में आता है। ये सब कुछ गलत है लिखते हैं और बाद में लिखते हैं राम मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि ये जन भावना का सवाल है। अब अभी जो राम मंदिर के मस्जिद तोड़ने के आरोपी थे वो सब बरी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके उमा भारती से लेके। क्यों बरी हो गए? सीबीआई ने दस्तावेज ही नहीं दिए, सबूत ही पेश नहीं किए। सीबीआई उनके अंडर में है। एक दो वीडियो डाले जिसमें उसमें आवाज़ ही समझ में नहीं आती, उसकी आवाज़ ऐसी कर दी। तो इस तरीके के सबूत दे के जज क्या कर लेगा? जज ने सबको बरी कर दिया। अब वो कहते फिर रहे कि देखो सब बरी हो गए, हम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो इस तरीके से कोर्टों का दुरुपयोग। दिल्ली के जो दंगे हुए, देखो दुनिया के लोगों को जो सीए के आंदोलन में शामिल थे उनको सबके ऊपर वो यूएपीए लगा करके जेल में डाल दिया। बाकी जो बीजेपी के लोग थे, जिसमें घोषित रूप, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने पूरी तरीके से पूरा मोबिलाइजेशन किया, एक वो महिला है जो बार बार उसके वीडियो है, वो किसी भी मामले में दिल्ली दंगों के मामले में एफआईआर में नाम भी नहीं है। तो सारी न्याय व्यवस्था को एक तरफा धर्म के आधार पे उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा खतरा है साथियों, बहुत ही बड़ा खतरा। इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर हर आदमी के अंदर जो अल्पसंख्यक है, जो उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होगी। तो इस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको, उनका वजूद, उनका स्वतंत्र वजूद, उसको नष्ट कर दिए और बहुत सारे विभागों में आरएसएस के लोगों को बिठा दिया। जो आरएसएस के लोग आरएसएस के हिसाब से सारे निर्णय करवाने में उनकी पूरा पक्षपात कर रहे हैं। तो इस तरीके से संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का सारा वजूद को नष्ट करने में ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार पीछे से आरएसएस लगा हुआ है, क्योंकि उनको इस संविधान का और संविधान की विचारधारा का, संविधान की अवधारणा का, इंक्लूड संविधान को वो संविधान मानते ही नहीं है। इसीलिए उसकी सब चीज़ों को नष्ट करना है, जिसको युद्ध स्तर पर वो नष्ट करने में लगे हुए हैं साथियों। तो इस तरीके से संविधान पर सबसे बड़ा खतरा आज के समय में हो गया है, जो हमारी देश की एकता का, अखंडता को बनाए रखने का सबसे बड़ा दस्तावेज है। और ये करना क्या चाहते हैं, जो गोलवलकर भी समझाए हैं, ये मनुस्मृति को संविधान मानते हैं। मनुस्मृति की संविधान की व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए मनुस्मृति के आधार पर जो शूद्र थे वो परमानेंट गुलाम बनाना चाहते। इसलिए पीछे वीडियो में मैंने बताया कि श्रम कानूनों को नष्ट करके किस तरीके से मजदूरों को परमानेंट गुलाम बनाने का रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोला। किस तरीके से मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू दर्शन को लागू करने के लिए जो संविधान है उसकी मूल भावना को, संविधान की सारी व्यवस्थाओं को, संविधान के सारे स्ट्रक्चर को खुले रूप में नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? वो इससे बड़ा खतरा है क्या? और कितनी विडंबना की बात है कि ये जो सबसे बड़ा खतरा है आज की तारीख में, लोगों की चेतना में, दिमाग में ये खतरा ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी इसको नष्ट कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये कह रहे लोग, ये लोगों के दिमाग में घुसा रहे हो। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना दुर्दशापूर्ण बात है, कितना बुरा बात है, कितना चिंताजनक बात है। देश के लिए, हम देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए
देश की जनता के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, आज के देश के नौजवान के लिए। और जो बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अब उनको क्या कहेंगे आप? वो आरएसएस के लोग इनको बेवकूफ बना करके, इनको बेवकूफ समझते हैं, वो इनको पीछे के षड्यंत्र समझने नहीं देते हैं। जो बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो कई स्वयं सेवक हैं जिनको बीजेपी आरएसएस के असल लक्ष्य का पता ही नहीं है, धर्म के नाम पे पागल हैं वो बस। बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हैं जो मनुस्मृति की सोच के नाम पे वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको कोई समझ नहीं है देश के बारे में। ये जो खतरे हैं इसके बारे में कोई समझ नहीं है। ये साथी हमको ध्यान रखना है। एक खतरा और है जिसको समझना है। आज की तारीख में जो मध्यम वर्गीय समाज है, मध्यम वर्गीय में खासतौर से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में की जातियों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको धर्म, मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, कुछ सरकारी नौकरियों में है, किसी का कुछ बिजनेस है, वो अपना आराम से जीवन जी ले रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, कारें हैं, कुछ संसाधन हैं, दुकानें हैं। इस तरीके के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियों के लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर आरएसएस इस पूरी विकृति को, इस चेतना को बहुत ही अच्छी तरीके से डाल रहा। क्योंकि आर्थिक रूप से ये मजबूत हैं, इनको खाने का संकट नहीं है, जीने का संकट नहीं है। इसलिए ये जो आर्थिक सवाल हैं, आर्थिक पक्ष पे जो बदलाव हो रहे हैं, इसको ये अपने दिमाग पे लेते नहीं है, इसको दिमाग पे चढ़ते नहीं है, इनको उसको यीशु मानते नहीं है। और जो मुसलमान का खतरा बता करके, धर्म का नशा चढ़ा करके इनके दिमाग पे जिस तरीके से आरएसएस कंट्रोल कर रहा, उस कंट्रोल के अंदर ही आ गए। और ये वर्ग बड़ी संख्या में इसीलिए बीजेपी के साथ जुड़ा है, इसीलिए बीजेपी को वोट करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि हिंदुत्व की थ्योरी, हिंदू दर्शन आरएसएस ही लागू करा सकता है, आरएसएस ही लागू करा रहा है, इसलिए हमको बीजेपी को, आरएसएस को वोट करना। वो देश की सामूहिकता, उसकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होने वाली है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली है, उसका धंधा पिटने वाला है। ये सब चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसको खाने के लिए, जीने के लिए उसके पास पैसा है, उसके पास संसाधन है। और ये भी समझना, ब्राह्मणों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा तैयार किए हैं आरएसएस ने, जो ब्राह्मण होने पर गर्व करते हैं। बस उनका एक ही पक्ष है कि वो ब्राह्मण हैं, वो किसी कारखाने में मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जीवन जीने के संसाधन जुटाने मुश्किल हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के संसाधन नहीं है, मगर ब्राह्मण होने के नाते उनके दिमाग में ब्राह्मण का नशा चढ़ा करके बीजेपी के साथ जोड़ करके बीजेपी को वोट करवाते हैं। उनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आज की तारीख में जो गरीब है वो पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण शूद्र बन गया है। इसलिए जो ये ब्राह्मणों में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये आने वाले समय में गरीब बनने वाले हैं, इनके बच्चे मजदूर बनने वाले हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था में ये सब शूद्र बनने वाले हैं। शूद्र, आरएसएस मेहनत कश वर्ग को शूद्र मानता है, गुलाम रखना चाहता है। ये बात हमारे ब्राह्मणों को समझ में नहीं आ रही। और ब्राह्मण बहुत सारे परशुराम बन करके, परशुराम का चेतना उठा करके मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, बहुत सारे हिंदू हृदय सम्राट बन के घूम रहे हैं ब्राह्मण के युवा। और उनको बाकी का देश के खिलाफ जो षड्यंत्र है, ये खतरा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके दिमाग में समझने नहीं दे रहे हैं, और उनको आने वाले समय में किसी भी तरीके से वो समझने नहीं देंगे। ये षड्यंत्र ब्राह्मणों को भी समझना है। क्षत्रिय में आजकल राजपूत आ गए सामने। राजपूतों का मेरा वीडियो है, आप जरूर सुन लें दर्शन सीरीज में। राजपूत वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है, कोई स्थान नहीं है राजपूतों का वर्ण व्यवस्था में। और ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ही राजा हैं, राजपूत राजा नहीं है।
राजपूत राजा बने तो राजपूत वर्ण संकर हैं, राजपूत वर्ण संकर हैं, राजपूत ब्राह्मणों के वर्ण संकर हैं, क्षत्रियों के वर्ण संकर हैं, और जो विदेशी आए थे, हूण आए थे, सव आए थे, यवन आए थे, उनकी संतान है, उनके वर्ण संकर हैं राजपूत। और राजपूत आज सबसे ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राजपूतों का बहुत नीचा स्थान है, मगर राजपूत आज की तारीख में, राजपूतों को आरएसएस ने भी राजपूतों की तारीफ की है, और राजपूतों को उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान नहीं माना है, मगर राजपूतों को भी थोड़ा सा आदर इज्जत दिया है। इसलिए राजपूतों को भी ये समझना है साथियों कि राजपूत के अंदर भी बड़ी संख्या में, या राजपूत के जो, मैं तो ये मानता हूं कि लगभग 80-90% जो राजपूतों की आबादी है वो आज की तारीख में गरीब है। आज की तारीख में जीवन जीने के संसाधन नहीं जुटा पा रहे, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, वो पूंजीपति नहीं है। राजपूत भी गरीब हैं आज की तारीख में, और गरीब शूद्र हैं। मेहनत कश वर्ग को गुलाम बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए राजपूतों को भी समझना है, इस धर्म के नशे से बाहर निकलना है। जो हिंदू धर्म का नाम से जो सबसे ज्यादा अत्याचार करने का काम कर रहे हैं वो राजपूत कर रहे हैं। ये राजपूतों को अच्छी तरीके से समझना है कि आर्थिक पक्ष को देख लो, इस पूरे विचार को देख लो, वर्ण व्यवस्था के अंदर आपकी सिचुएशन देख लो। नई पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूर है वो शूद्र है। आपके बच्चे क्या मजदूर हैं, आपके बच्चे क्या कर्मचारी हैं, आपके बच्चे क्या खेत मजदूर हैं, आपके जो लोग हैं क्या उनके पास छोटी सी खेती है या वो पूंजीपति है। राजपूत पूंजीपति नहीं है। पूंजीपति जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास संपत्ति और सत्ता का कब्जा था, वो आज केवल पूंजीपतियों के पास है। ये बार बार मैं समझा रहा हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह पूंजीपतियों ने ले ली है। जाति और वर्ण के नाम से नहीं है, अब संपत्ति के आधार पर तय होगा कि पूंजीपति अडानी है, पूंजीपति अंबानी है। पहले टाटा हुआ करता था, तो कौन सा पूंजीपति बड़ा पूंजीपति होगा उसी के हाथ में राज सत्ता होगी, और वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो किसान है, जो छोटा किसान है, जो छोटा व्यापारी है, ये सारा शूद्र है, ये सारा मेहनतकश वर्ग है। इस चेतना को राजपूतों को, राजपूत की आने वाली पीढ़ियों को समझना है, अपने दिमाग में बिठाना है। ओबीसी के जाति के लोगों का भी बड़ा संकट है। ओबीसी जाति के लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते, ये बड़ा संकट है। तब की मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके सब शूद्र है। ओबीसी की सारी जातियां शूद्र हैं, समझ लो कान खोल के। ओबीसी की सारी जातियां शूद्र हैं, चाहे उसमें राजपूत हो, चाहे उसमें यादव हो, चाहे उसमें चौहान हो, जितने भी ओबीसी की जातियां हैं, सारी जातियां शूद्र हैं, शूद्र। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मेहनतकश वर्ग हैं। पुरातन में उनके पुरखे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चाकरी करते थे, गुलामी करते थे। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, वर्गीय रूप से ध्यान रखना है, जिसको आज कोई समझने को तैयार नहीं है। तो ये सारे तथ्य हैं जिसको ध्यान रखना है। इन सारे तथ्यों को समझ करके आरएसएस का जो चरित्र है, ये सोच है, जो इस संविधान को नष्ट करने का समझ है, इस पूरे पैकेज को हमको समझना है। इसलिए वो जाति धर्म का लड़ाई और जाति धर्म का नशा चढ़ा करके इस पूरे मेहनतकश वर्ग को असल सवाल से भटका देते हैं, आर्थिक सवाल से हटा देते हैं, उसकी जिंदगी के रोजी रोटी रोजगार के सवाल को हटा देते हैं, मुख्य विषय से पर उसको सोचने नहीं देते। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने संविधान के साथ जोड़ करके ये सारी चीज़ों को समझाया है, सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पकड़ लिए होंगे। उसके अलावा साथियों, अब दिशा, इसी दिशा से आप समझ गए होंगे
कि नरेंद्र मोदी की सरकार, बाकी आपको मैं समझा चुका हूँ कि श्रम कानून समझा दिए, किसानों का समझा दिया, व्यापार का भी समझा दिया है। एफडीआई 100% एफडीआई लेकर के आगे पूरे व्यापार पे देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवाना, इस दिशा में वो नंगे रूप में चल रहा है। पीछे के वीडियो में भी मैं समझा चुका हूँ, व्यापारी आने वाले समय में बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है, व्यापार पे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, अभी हो रहा है और ज़्यादा होने वाला है। ये भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए साथियों, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा में, मैंने बता चुका हूँ, निजीकरण करेंगे, आम आदमी को शिक्षा से बाहर करेंगे, गरीब का बेटा पढ़ नहीं पाएगा, वैज्ञानिक तार्किक चीज़ें पढ़ाएंगे नहीं, कथा कहानियाँ डालेंगे, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा, सामूहिकता, ये सब हटाएंगे शिक्षा से। तो ये बड़ा खतरा शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं सब निजीकरण कर दिया इन्होंने। अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि सरकारी अस्पताल जिनको नष्ट कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल जो इतना लूट रहे हैं कि आम आदमी तो जा नहीं सकता उसमें, सरकारी स्ट्रक्चर सारा ध्वस्त कर दिया इन्होंने। तो ये इनकी दिशा गलत दिशा की तरफ ये जा रहे हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है। दवाई के सेक्टर में, ड्रग्स के सेक्टर में, दवाइयाँ बनाने वाली सारी देसी विदेशी कंपनियां आ गई, ढेर सारा मुनाफा कमा रहे हो, वो आम आदमी को लूट रहे, बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं तलाश रहे, 1-1 रुपए की गोली 200-200 500-500 में बेच रहे, कुछ भी कर रहे। और इसी दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही, क्योंकि पूंजीपतियों को छूट दे दी है, पूंजीपतियों को लूटना है, पूंजीपतियों का भला कराना है। अब देशी नहीं विदेशी पूंजीपतियों को भी देश से बड़ा पैसा कमाने का रास्ता देना है। इसलिए आने वाले समय में हम ये पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पूंजीपतियों के कब्जे में जाएगा, आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। आज भी आदमी बिना इलाज के ढेरों लोग मर रहे हैं, गरीब आदमी बड़ी संख्या में मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा नहीं सकते, इसलिए घर पर रखते हैं, अंधविश्वास करते हैं, जादू टोने टोटके करते हैं, वो अंत में आदमी मर जाता है, इलाज नहीं मिलने के कारण से मर जाता है। बहुत लोग मर रहे हैं रोजाना। तो ये दुर्दशा इस विचार के कारण से पैदा हुई है। इसी दिशा में ये सरकार आगे बढ़ने वाली है। आने वाले समय में साथियों, ये बहुत ही चिंता का विषय, अब आप समझ गए होंगे किस दिशा में पूरे देश को बेच रहे हैं, सभी क्षेत्र में निजीकरण कर रहे हैं, देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा रहे हैं, सारा चीज महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल आप देख लीजिए पहुंच से बाहर हो गया, खेती किसान की पहुंच से बाहर हो रही है, खेती के सारे संसाधन महंगे हो गए हैं, उनका जो खेती का फसल निकल रहा है उसका दाम नहीं मिल रहा है, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो ये सारा संकट एक तरफा है, जो मैंने आपको समझाया, इन 2 वीडियो में समझाया। इसी दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार और आगे बढ़ने वाली है। इसलिए आने वाले समय में नौजवान की दुर्दशा होना, किसान की दुर्दशा होना, हमारी आने वाली पीढ़ी की दुर्दशा होना है, आर्थिक रूप से बहुत बुरी दुर्दशा होना है। हम जीवन जीने का संसाधन नहीं जुटा पाएंगे। हमारे आने वाले बच्चे, अपने बच्चों को पालने के लिए जितना पैसा लगता है उतना पैसा जुटाना उनको मुश्किल होने वाला है। गुलामों की तरह काम करना है, गुलामों की तरह रहना है। इस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ रही है साथियों। बहुत ही दुखद विषय है और इसका विकल्प सिर्फ एक ही है कि हमको इस सरकार को हटा करके भौतिकवादी दर्शन, जो मैं बता चुका हूँ, इस भाववादी दर्शन जो धर्म की राजसत्ता कायम करना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस, इसका विकल्प भौतिकवादी दर्शन है। पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प समाजवादी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था को पलटना है तो हमको भाजपा और कांग्रेस जैसी पूंजीवादी पार्टियों का विकल्प, कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, इस तरीके के जो वामपंथी दल हैं, समाजवादी व्यवस्था है, वो विकल्प है। बीजेपी को हरा के कांग्रेस, कांग्रेस को हरा के बीजेपी, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। पीछे 70 साल से अगले 500 साल तक भी आप ऐसी रखेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बीजेपी कांग्रेस को हटा के कम्युनिस्ट पार्टियां, भाववादी दर्शन को हटा करके भौतिकवादी दर्शन, ये करना पड़ेगा, तब सब कुछ बदलेगा। यही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। ये बात यदि हमारी समझ में आ जाएगी तो हम सही दिशा में जाने लगेंगे, हमारे देश का नौजवान भी सही दिशा में जाने लगेगा। ये बात समझ में नहीं आएगी तो ये दुर्दशा कभी बदलेगी नहीं। मुझे उम्मीद है साथियों कि
ये तथ्यों से नरेंद्र मोदी की सरकार का चरित्र आप समझ गए होंगे और आने वाले समय में जो क्या होने वाला है वो भी आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है साथियों, आने वाले समय पे बीजेपी आरएसएस का एक लक्ष्य हो कैसे भी सत्ता पे कब्जा करें। पूंजीपतियों का बीजेपी का आरएसएस का ये लक्ष्य होगा कैसे भी सत्ता पे कब्जा करके रखें। जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा उन्होंने गोवा में किया, वैसा वो पूरे देश में आगे करेंगे। धन बल, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, बंदूक की नोक पर, धन की नोक पर हिंसा करके ये आरएसएस निजी सेनाएं पैदा कर रहा ना, जो आरएसएस बहुत सारे युवाओं को पैदा कर रहा है इस उपद्रव कराने के लिए, कैसे भी उपद्रव करा करके बेईमानी की तरीके से सत्ता पे काबिज होना है। तो ये संघर्ष भी बहुत तगड़ा चलेगा जिसमें बड़ी हिंसा होगी। तो इसके लिए हमको दिमागी रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि इसमें हमको घुसना पड़ेगा, इसमें भी घुसना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो कुर्बानियां भी देना पड़ेंगी, मगर इस अराजकता के खिलाफ भी हमको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो संविधान नहीं बचेगा, न ये व्यवस्था बचेगी। एक तरीके से लूटपाट का राज हो जाएगा और कुछ लुटेरे आ जाएंगे जो सब तरीके से आम जनता को मार देंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धन से, बहु बेटियों को लेकर के सब कुछ नहीं बचेगा, सब दुर्दशा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ये वोट के रूप में अराजकता है, जो ये राजनीति के रूप में अराजकता होने वाली है, इसके लिए भी हमको दिमागी रूप से तैयार रहना है। और इसका मुकाबला, फिर मैं कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से विचारधाराओं में इस राइट का मुकाबला लेफ्ट ही करेगा। इस भाववादी दर्शन का मुकाबला, जो आरएसएस की अराजकता का जो जवाब है, वो कम्युनिस्ट पार्टियां ही दे पाएंगी, कम्युनिस्ट पार्टियों के कैडर ही दे पाएंगे। कांग्रेस का कैडर नहीं दे पाएगा, कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, आरएसएस से कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। कांग्रेस का बस का नहीं है आरएसएस की विचारधारा से लड़ना। आरएसएस की विचारधारा से अगर लड़ पाएगा तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा ही लड़ पाएगी, वही टक्कर ले पाएगी, वही इसको समाप्त कर पाएगी, वही इसको कमजोर कर पाएगी, वही इसका मुकाबला कर पाएगी। दूसरा कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो चर्चा मैंने आपके सामने रखी, इस चर्चा से आने वाले समय में क्या होगा, किस तरफ ये आरएसएस की बीजेपी की सरकार बढ़ेगी, क्या क्या अराजकता होने वाली है, क्या क्या खतरे होने वाले हैं, ये सारे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आने वाले समय में इसको समझ पाओगे, क्योंकि आने वाले समय का ये संघर्ष और तीखा होगा, ये पक्का है। इसलिए साथियों, हमको इस वर्तमान जो परिस्थिति है उसको समझना है, दिमागी रूप से समझना है, अच्छी तरीके से समझना है, और आने वाला जो भविष्य का खतरा है उसका भी आकलन करके उसको भी समझना है। और उसके लिए हमको इस परिस्थिति को बदलने के लिए दिमागी रूप से तैयार होना है, और इस आने वाला जो खतरा है उससे भी लड़ने के लिए, उससे टकराने के लिए हमको तैयार रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इतना सारा समझाया, इससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, बहुत सारे सवाल आए होंगे, आने वाला जो समय की परिस्थिति, उसका एक तस्वीर आपके दिमाग में आया होगा। हम सब मिलके इस देश को बचाना है, तिरंगे वाली भारत माता को बचाना है, संविधान को बचाना है, सामूहिकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस विचार को बचाना है, हमारे देश के संघीय ढांचे को बचाना है, हमारी अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनको बचाना है, बोली हैं, भाषाएं हैं, विरासतें हैं, कल्चर हैं, इसको बचाना है, मजदूर और मेहनत कश के ज़िंदगी को बचाना है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को बचाना है, उनके जीवन को बचाना है। इस बचाने के लिए हमको ये सारा रास्ते पे चलना होगा। अब साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पीछे के जो विचार नवनीत के वीडियो हैं, इसके आगे के वीडियो हैं, सारे ज़रूर सुनें, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो हैं, हिंदुत्व की थ्योरी के वीडियो हैं, सारे वीडियो समय निकाल करके सुने ताकि ये सारी परिस्थितियों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा निवेदन है कि हमारी प्ले लिस्ट का विजिट करें,
दर्शन सीरीज का फोल्डर है उसको ज़रूर सुनें, और भी बहुत सारे फोल्डर हैं उन पर विजिट करें। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उस वीडियो को सुन सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकें, शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले